इतनी बात क्यों हो रही है? टाइम मिला था ना बात करने को, अभी मैं क्लास में हूं ना। सॉरी का मैं क्या करूंगी? ले लो वापस। कहा ना दे दीजिए, रख लो, नहीं चाहिए। अब व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? अच्छा ठीक, फ्यूजन ऑफ मेल एंड, तो क्या किसी को पता है कि सिर्फ इतना ही होता है? स्पर्म गया, फ्यूजन हो गया अपने आप, क्या नहीं, सिर्फ इतने को फर्टिलाइजेशन नहीं कहते, ठीक है। दैट इज, अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल गैमेट की जो प्रोन्यूक्लियाई होती है, ठीक है, प्रोन्यूक्लियाई जब वो मिलते हैं दैट टर्म इज सिनगैमेट, ओके। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है आपका? सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सिर्फ एक ही चीज उसमें नहीं हो रही है। क्या है? जैसे कि ये हमारा ओवम है, ठीक है, स्पर्म है, स्पर्म सबसे पहले कहां पे जाता है? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, है ना। यहां पे, ठीक, तो लिखते भी चलेंगे साथ में और समझते चलेंगे। फर्टिलाइजेशन लिखना, फर्टिलाइजेशन, फिर समझाती हूँ। इट इज सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट इज series of events which leads to syngamy. Syngamy means fusion of male and female gametes from nuclei, ठीक है। ये याद रहे कि syngamy क्या है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं इन फर्टिलाइजेशन, मैंने क्या कहा? इट इज सीरीज ऑफ इवेंट्स, है ना, मतलब एक के बाद एक के बाद एक कई सारी कंडीशन आती रहती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज कैपेसिटेशन। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है इन डिटेल, ओके। क्योंकि यही से मैंने बताया था क्या कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर था, है ना, उसके टिप पे क्या था? एक क्रोमोसोम था, है ना, उसमें क्या पाई जा रही थी? एंजाइम्स पाई जा रही थी, जिसके अंदर क्या था? ड्रिलिंग एक्शन था ना। तो फर्स्ट स्टेप इज कैपेसिटेशन, इट मींस एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अब इसका मतलब क्या? अब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एज वी ऑल नो कि आफ्टर वन इंसेमिनेशन, है ना, 2 to 3 मिलियन स्पर्म आते हैं, है ना। अब सारे के सारे, अब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म का मतलब क्या है? अब सारे के सारे ऊपर थोड़ी चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो एग होता है बच्चे, वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब पे। फाइनली स्पर्म को जाना कहाँ है? एग के पास, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। लेकिन यहीं पे, और हम लोग बहुत पहले सुनते आ रहे, क्या होता है कि स्पर्म के बीच में रेस होती है ना, जो जल्दी जाएगा या जो पहले पहुंचेगा, वही वाला सीन है कि जल्दी जाओ जल्दी पाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे तो क्या रहता है, 2 से 3 मिलियन स्पर्म रहते हैं, है ना, लेकिन सभी के सभी क्या होते हैं? एक्टिवेट नहीं हो पाते। इसमें क्या होता है?
कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, मतलब कैल्शियम आयन स्पर्म के मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करती है, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होता है बच्चे, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये स्पर्म के अंडुलेटिंग मूवमेंट को विप्लास मूवमेंट में चेंज करती है। किससे चेंज हो रहा है, कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स से। अब यहाँ पे समझना ढेर सारे स्पर्म है, ठीक है। अब वही बात है कि रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर रेस करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, तो जल्दी जाना है ना भाई एक के पास, क्योंकि इसका भी क्या है, एक टाइम है। मैंने कल भी बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि जब एग रिलीज होता है बच्चे, ठीक है, तो वो कितने आवर तक यहाँ रहता है फैलोपियन ट्यूब पे, 24 आवर तक, है ना। तो स्पर्म भी उसी टाइम तक जाएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पॉइंट मेंशन, इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म लिखना पड़ेगा क्या, इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म influx of calcium ion takes place, which cause whiplash movement in sperm's tail instead of undulating movement. स्लो अनडिलूटिंग मूवमेंट का मतलब ये वाली मूवमेंट, इधर देखो, ठीक है, दिस इज स्लो अनडिलूटिंग मूवमेंट। और विप्लस मूवमेंट समझ गए, विप्लस मूवमेंट मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट, ठीक है। अनडिलेटिंग मूवमेंट मतलब जैसे लाइक वेव की जो मूवमेंट होती है बहुत धीरे धीरे, उस तरीके से। लिखना लोकेशन यूटेरस, ये कहां होता है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स कहां प्लेस ले रहा है, कहां पे जो स्पर्म की मूवमेंट है वो चेंज हो रही है, हमारे यूट्रस में, ठीक है। इट टेक्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स 4 to 5 hours। कितना टाइम लेता है ये, 4 से 5 घंटे। फिर से समझना ध्यान से, मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप फर्टिलाइजेशन में, दिस इज, ध्यान सुनो, लिखना रोको पहले, दिस इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मीन्स एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि बच्चे 2 से 3 मिलियन, ठीक है, स्पर्म रहते हैं, सारे के सारे एक के पास नहीं पहुंच जाते, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, इनमें से कुछ ही क्या होते हैं, कैपेसिटेट भी होते हैं, सारे के सारे स्पर्म कैपेसिटेट भी नहीं हो पाते, ठीक है। जो स्पर्म कैपेसिटेट होते हैं, ठीक है, वही फाइनली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। इसमें होता क्या है, मेनली कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स, ठीक है, वो एंटर करता है स्पर्म के मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मूवमेंट है वो विप्लस मूवमेंट में चेंज होता है। पहले स्पर्म बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, है ना, जैसे ही कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स अंदर जाता है स्पर्म के मेम्ब्रेन के अंदर, वैसे ही क्या होता है, उनका जो मूवमेंट है वो चेंज होता है। आई बात समझ में। अब देखो, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, क्या हुआ, तेज गति तो सबने पकड़ लिए, स्पर्म ने ना कैपेसिटेट हो चुके हैं, यही पे ये सारा प्रोसेस चल रहा है विद इन यूट्रस। अब बच्चे हमारा फैलोपियन ट्यूब पे एग है ना। अब स्पर्म को कैसे पता होगा कि एग इस साइड है कि इस साइड है, कुछ तो ऐसे थोड़ी है कि वो जाएगा इधर से ऐसे रेस लगा करके फिर देख के लगा दे वही है, अब तो हमें इधर से जाना है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या कि मेनली सेकेंड स्टेप की तरफ चलेंगे, दैट इज कीमो अट्रैक्शन। सेकेंड स्टेप इज कीमो अट्रैक्शन।
इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारे एग पर ना या हमारी जो एग है वो कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर रही है जिसकी वजह से क्या है हमारे स्पर्म एग की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? लिखना इसमें कीमो अट्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ये बोल दूं eggs release some chemical which is fertilizing। अब देखो हमारा जो एग है उसके ऊपर क्या होता है बच्चे, फर्टिलाइजिंग, और हमारे स्पर्म के पास क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग लॉक एंड के थ्योरी सबने पढ़ी है, एंजाइम की लॉक एंड के थ्योरी सबने पढ़ी है। उसमें क्या होता है, क्या होता है, छोड़ो उसको। जैसे कि ताला और चाबी होता है, ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक ताले की बात करें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है ना, एग्जैक्ट सेम यही पे है कि हमारा जो एग है उसके पास क्या है, एक केमिकल है फर्टिलाइजिंग, है ना, जो किसको अट्रैक्ट करता है, स्पर्म को। हमारे स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग बिल्कुल ही ताले और चाबी के जैसे है। ठीक है, एक दूसरे में अच्छे से फिट होते हैं। आधी बात समझ में कि कीमो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे एग के पास क्या है, फर्टिलाइजिंग है, वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है ना अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज फर्टिलाइजिंग। और हमारे स्पर्म के पास क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग। अब यहीं पे ये बात भी समझेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इन ह्यूमन ना या मेनली इन फीमेल, दैट इज हाईली स्पेसिफिक। वाई, वो क्यों होता है हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि बच्चे हमारा जो मेल ह्यूमन का स्पर्म है सिर्फ यही ऐसा स्पर्म है जिसपे एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जा रहा है ना। अगर इसके जगह पे सपोज मेल स्पर्म की जगह पे और किसी स्पीशीज का स्पर्म अगर हम एंटर कराते हैं तो फर्टिलाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस। रीजन, क्योंकि अपने एक तो हमारी नहीं चेंज हो रही, एक के पास तो क्या है ऑलरेडी फर्टिलाइजिंग है ना, लेकिन स्पर्म दूसरे स्पीशीज का अगर आ रहा है तो उसमें क्या है, उसमें एंटी फर्टिलाइजिंग नहीं है। तो कभी भी क्या होगा, जो स्पर्म है सपोज अगर यहाँ पर कैपेसिटेशन हो भी गई है ना, तो कीमो अट्रैक्शन टेक्स प्लेस नहीं लेगा है। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अगर सपोज अगर एग अपनी रिलीज कर भी रही है तो इसके पास ऐसा कोई सबस्ट्रेट नहीं है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसकी वजह से वो हमारी एग्स की तरफ अट्रैक्ट हो। इसलिए सेकेंड में ये पॉइंट बहुत मेंशन रखना है, क्या कि जो कीमो अट्रैक्शन होता है या जो फर्टिलाइजेशन होता है इन ह्यूमन वो स्पेसिफिक होता है। मैंने इसका रीजन बता दिया क्यों स्पेसिफिक होता है, क्योंकि मेल स्पर्म ही ऐसा स्पर्म है जिसके पास एंटी फर्टिलाइजिंग पाया जा रहा है। क्लियर है? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Which is fertilizing and sperm have anti-fertilizing। एंटी-फर्टिलाइजिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग and anti-fertilizing
binds with each other and this step is very much species specific। मतलब आ गया समझ में इस लाइन का, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताया क्लास में? अब देखो इसके बाद इसी में एक पॉइंट और क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंसेमिनेशन साल में एक बार हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कॉपुलेशन या क्वार्टर्स किसी भी मेल एंड फीमेल में एक बार ही हो रहा नहीं ना, लेकिन सारे कॉपुलेशन हाँ या इंसेमिनेशन प्रेगनेंसी कॉज नहीं करते। वाई? क्योंकि प्रेगनेंसी क्या है, एक चांस इवेंट है। मैंने कल ही बताया था क्या कि प्रेगनेंसी तभी पॉसिबल है ना, जब फीमेल के फर्टिलाइज पीरियड में ही स्पर्म वहां पे प्रेजेंस हो। कब था फर्टाइल पीरियड, कौन सा डे? 14 डे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एक एस्टिमेट कि 10 to 17 डेज, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि सारे फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बच्चे, वो एग्जैक्ट नहीं चलती है ना, किसी की कम किसी की ज्यादा इरेगुलर होती रहती है। इसलिए एक एस्टिमेट मानते हैं कि जनरली फीमेल का फर्टाइल पीरियड कब होता है बच्चे? 10 से 17 दिन तक, है ना। 14 डेज एग्जैक्ट बुक में मेंशन है। इस टाइम क्या होता है, हमारा जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब पे प्रेजेंट रहता है ना। उस टाइम क्या, अगर कोई स्पर्म की वहां एंट्री हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ठीक है। ये इस टाइम में हाईली चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, ठीक है। इसलिए क्या सारे कॉपुलेशन या सारा इंसेमिनेशन प्रेगनेंसी में ही कन्वर्ट नहीं होते। ये बात क्लियर है क्यों नहीं होते? ठीक है, क्योंकि ठीक है सपोज 20वां दिन या 21वां दिन है, ठीक है। अब हमारा एक फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट ही नहीं है, वो क्या हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है। अगर इंसेमिनेशन हुआ भी बच्चे और स्पर्म पहुंचा भी तो उसे एग मिलेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखो क्या हो चुका है, फाइनली हमारा जो स्पर्म है वो किसके पास पहुंच चुका है, फैलोपियन ट्यूब में ओवा के पास, है ना। लेकिन ओवा क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। मैंने पहले बताया था क्या कि एक्रोसोम के पास ड्रिलिंग एक्शन होता है। जैसे दीवार में कोई पेंटिंग लगानी है ना, तो ड्रिल करना है, एग्जैक्ट यही काम यहाँ भी होता है। इतना इजी नहीं है कि स्पर्म में चला गया ओवा के पास और बस फर्टिलाइजेशन हो गया या न्यूक्लियस मिल गया आपस में एंड जाइगोट बन गया, नहीं। थर्ड स्टेप मेंशन करो आप लोग, मैं इरेज कर रही हूं तब तक। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा, ये स्टेप में नंबरिंग करते रहना, ठीक है, जरूरी है, ऐसे आप लोग का क्लियर रहेगा। लाइट कट गई है, प्लीज दरवाजा खोल लो, गर्मी बहुत होगी। कट गई है ना लाइट। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवा, फिनिश कर लो। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली।
साइड में बनाती हूँ, बीच में लिखूंगी। ये आप लोग के फिगर एनसीईआरटी में भी है ना? ओवम सराउंडिंग विथ स्पर्म, ऐसे कुछ है फिगर का नेम मेंशन। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ओवम हो गया। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्रोसोमल रिएक्शन मेनली। अब देखो बच्चे, हमारा स्पर्म आ गया, ठीक है। अभी ओवा के पास है। ओवा में क्या क्या है? सबसे पहले तो सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा की, है ना। फिर इनके बीच में गैप होता है, ठीक है। ये एक दूसरे से अटैच होती है, किससे? हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है। सबसे पहले सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये एक दूसरे से चिपकी होती है, किससे? हाइलुरोनिक एसिड से। लास्ट इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन की बहुत हार्ड लेयर होती है, ठीक है। अब हमारा स्पर्म यहाँ है, इसको क्या करना है? ये 3 स्टेजेस को पार करने। कौन कौन सा? सबसे पहले तो वो किसको ड्रिल करेगा? ड्रिलिंग एक्शन, है ना। पर भी क्या रहे हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन, है ना। तो एक्रोसोम में हमारे कुछ ऐसे एंजाइम पाए जा रहे होंगे ना, जो क्या कर रहे होंगे? तीनों लेयर को क्रॉस कर रहे होंगे। अब कौन कौन सा करना है हमको, मैंने पहले ही बता दिया। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को, है ना, सबसे पहले तो इन्हीं सेल्स को। फिर मान लो सेल को कर दिया, तो अब ये भी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैंने क्या बताया, किससे जुड़ी हुई है? हाइलोजेनिक एसिड से, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के लिए उसके पास कुछ एंजाइम होगा। अब मान लो इसको ब्रेक किया, है ना, इस स्पेस को ब्रेक किया, ब्रेक करते 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 आ गया कहाँ? जोना पेलुसिडा के पास, है ना। फिर क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को भी ब्रेक करेगा। अब देखो कौन कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है। एक पॉइंट मेंशन करेंगे। चिलियरो ओवम एक्रोसोम है। जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जोनालाइसिन। बॉन्ड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए
रोनिडेज। अब कौन सा बचा? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा का देख लो, मुझे याद नहीं है। अच्छा ओके, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए एक्रोसोम के पास क्या होता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। फिर क्या? बॉन्ड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज, ठीक है। फिर जोना पेनिसिलिना की लेयर को तोड़ने के लिए क्या होता है एक्रोसोम के पास? जोनालाइसिन। हो गया मेंशन। These are together called spermalizing. बात आ रही समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम? पढ़ाई चल रही है? कब चलेगी? तुम दोनों ने बोला नो मैम। अभी बहुत टाइम नहीं रह गया, अच्छे से पढ़ाई करो सीरियस होकर के। एंडोमेन सब्जेक्ट में सोचो सिलेबस बहुत ज्यादा भी नहीं है, 11th का तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। 12th का पढ़ाया जा रहा है, कवर करके चलो। 11th वाले तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, कल तो भानु सर बोल ही रहे थे। कोई बात नहीं, ये किसी एक की स्टोरी नहीं है, सबकी है। 11th में फिर कोई नहीं रहता, फिर जब 12th में बोर्ड बर्डन बढ़ता है ना, तो फिर सब परेशान होते हैं, सोचते हैं एक साथ दोनों कवर कर लें। देखो यहां तक के स्टेप में क्या क्या हुआ बच्चे? सबसे पहला क्या था? कैपेसिटेशन, है ना। स्पर्म का जो मूवमेंट था वो क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। रिफ्लेक्स मूवमेंट में किसके वजह से? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, है ना। फिर क्या हुआ? मूवमेंट तेज हो गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? सेकेंड में कीमो अट्रैक्शन। क्या हुआ उसमें कि हमारा जो स्पर्म था ओवा की तरफ अट्रैक्ट हुआ, है ना। क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि हमारे ओवा के पास फर्टिलाइजिन था एंड स्पर्म के पास क्या था? एंटी फर्टिलाइजिन, है ना। अब जैसे हमारा स्पर्म पहुंचा ओवा के पास, तो भाई ओवम की तो बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना। उसको क्या करना है? ड्रिल करना है। तो एक्रोसोम के पास क्या होता है? कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मेनली क्या शो करता है? ड्रिलिंग एक्शन, ठीक है। तो 3 लेयर थी हमारी, कौन कौन सी? सबसे पहली लेयर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, उसको ब्रेक करने के लिए क्या पाया जा रहा है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, है ना। फिर मैंने क्या बताया कि जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है वो आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है, किसके वजह से? हाइलुरोनिक एसिड की वजह से, है ना। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या है? हाइलुरोनिडेज, ओके।
देन सबसे लास्ट लेयर ग्लाइकोप्रोटीन की, बहुत ही टफ लेयर, हार्ड लेयर, दैट इज जोना पेलिसिडा। उसको ब्रेक करने के लिए हमारे एक्रोसोम के पास क्या है? जोना लाइसिन। अब हमारा स्पर्म कहाँ आ गया है? इस जोना पेलिसिडा की लेयर पे, है ना? यहां हमारा स्पर्म आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप इज जोना रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें मेनली जैसे हमारा स्पर्म जो है ना, जोना पेलिसिडा की लेयर से बाइंड करता है या उसके पास आता है, तुरंत क्या होता है यहाँ पे? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। यस, when sperm bind with zona pellucida, influx of takes place which show first block of पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी सब जानते हो ना, एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म, है ना? पॉलीस्पर्मी यही होता है ना, एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म एट अ टाइम। बताओ किसी ने पढ़ा कि नहीं? पॉलीस्पर्मी जानते हो ना सब, यही होता है, एक साथ एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री। लेकिन हमारा हो क्या रहा है, पहले लिख लो फिर बता रही हूं। मैं पढ़ दे रही हूँ, पढ़ करके सुन करके लिख लो, नहीं दिख रहा है अगर तो। व्हेन स्पर्म बाइंड विथ जोना पेलिसिडा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस विच शो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। आई एम रिपीटिंग अगेन जिसको नहीं दिख रहा है। व्हेन स्पर्म बाइंड्स विथ जोना पेलिसिडा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस विच शो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। हो गया, रिटर्न हो गया। अब समझो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना सभी। अभी तक क्या हो गया था एक्रोसोमल रिएक्शन में कि हमारा जो स्पर्म था वो ड्रिल करके जोना पेलिसिडा तक आ गया था, है ना? अब जोना पेलिसिडा वाली जो लेयर है वो लास्ट लेयर है, इसके बाद तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या वो साइट वाली लेयर होगी, है ना? जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर आ चुका है, जैसे यहाँ पे आता है इसको एक टर्म देते हैं क्या? जोना रिएक्शन। इसमें मेनली होता क्या है बच्चे, जैसे स्पर्म जोना पेलिसिडा के लेयर से बाइंड करता है ना, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो होता है, ठीक है, बहुत तेजी से एंट्री करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है डीपोलराइज हो जाती है, जोना पेलिसिडा वाली, है ना? क्योंकि पास आया है, ड्रिल कर है, वहां पे भी रिएक्शन चल रहे हैं, तभी जाकर के वो उसके अंदर पहुंच पाएगा, ठीक है? और क्या होता है? वहीं पे होता है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। मतलब क्या कि जोना, जैसे ही सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है वैसे ही क्या होता है, जोना पेलिसिडा की जो लेयर होती है वो शो करती है क्या? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। जिसका मतलब क्या है कि ठीक एक स्पर्म आ गया, बाकी सारे स्पर्म नहीं आ सकते, है ना? जोना पेलिसिडा इज लाइक गीला सीमेंट तब तक जब तक सोडियम आयन का इन्फ्लक्स जो रहता है वहां पे नहीं होता, ठीक है, या उसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं हुई रहती। इसमें ये रिएक्शन होने का मतलब ही क्या है, उसके पहले तक ऐसी रहती है, जो जोना पेलिसिडा वाली लेयर रहती है गीली सीमेंट जैसी रहती है, जब तक कोई भी स्पर्म वहां पे एंट्री नहीं करता। गीली सीमेंट में कोई भी लकड़ी डालो, कोई भी डंडा डालो, वो चला जाता है ना। लेकिन अगर एक बार सीमेंट टफ हो जाता, बहुत हार्ड है, नहीं, आप बेसिकली आप नहीं ड्रिल कर सकते उसको।
ऐसे ही क्या होती है हमारी जोना पेरिस्टिडा की लेयर भी होती है ना। जैसे स्पर्म उसके पास जाता है वहां पे इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है, ठीक है। जैसे ही इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है क्या होता है वहां पे मेम्ब्रेन उसकी डीपोलराइज हो जाती है और वो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी शो करती है। कौन शो कर रहा है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? जोना पेरिस्टिडा की लेयर, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो स्पर्म रिसेप्टर होते हैं हमारे जोना पेरिस्टिडा की जो लेयर है ना, इसमें कुछ स्पर्म रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही स्पर्म उस पर बाइंड करते हैं। ये सब हट जाता है और दूसरा चीज क्या होता है कि जो जोना पेरिस्टिडा की लेयर है वो बहुत टफ बन जाती है। आ रही बात समझ में कि इसमें क्या हो रहा है? मेनली सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा, ठीक है, ढेर सारे सोडियम आयन एंट्री कर रहे हैं, उसके वजह से क्या हो रहा है? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो रही है। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्यों बोलते हैं? अभी इसी में दो तरह का है पॉलीस्पर्मी, ये फास्ट वाला हम लोग पढ़े, इसके बाद अभी पढ़ेंगे स्लो वाला। व्हाई वी कॉल्ड इट फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी? क्योंकि ये रिएक्शन इतना तेजी से होता है कि पता तक नहीं लगता, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्लियर है? पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है? पॉलीस्पर्मी का मैंने पहले ही बता दिया कि एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म एट अ टाइम, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको ही ये ब्लॉक कर दे रहा है, जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री, अब इससे ज्यादा नहीं, सब के सब बाहर निकलो, जिसको आना था वो आ चुका। आई बात समझ में? एक पॉइंट और आप लोग मेंशन कर लो, जोना बिकम हार्ड। हाँ, इसमें एक पॉइंट मेंशन कर लो, जोना बिकम हार्ड। हाँ हाँ, इसमें ही जोना रिएक्शन में ऐसे पॉइंट मेंशन हियर, जोना बिकम हार्ड and sperm receptor presents on zona pellucida disappear. फिर से बोलना पड़ेगा क्या? हो गया? इरेज करूं मैं इसे? नेक्स्ट स्टेप इज, कौन सा नंबर है स्टेप्स का? 5th। फोर ये है जोना पेरिस्टिडा। बाइंडिंग ऑफ स्पर्म with oocyte membrane and egg activation. Membrane and egg activation. अब मैंने बताया था कि जब oogenesis हो रही थी, है ना, तो वो कौन से स्टेप पे आकर के रुकी थी? लास्ट वाली। डिवीजन का टर्म बताओ। मियोसिस सेकेंड पे आके रुकी थी, है ना। सेकेंड पोलर बॉडी बन रही थी और क्या बन रहा था? एक ओवम बन रहा था, हैप्लॉइड।
अब देखो जैसे अब यहाँ तक में क्या हुआ है कि हमारा जो स्पर्म था वो जोना पेरिसेटा के लेयर को भी ड्रिल कर चुका है और फाइनली किसके पास आ चुका है, ओसाइड मेम्ब्रेन के पास, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा स्पर्म ओसाइड की मेम्ब्रेन के पास आता है उसको पुराना कुछ याद आता है ना, क्या कुछ बोल भी नहीं सकती, खैर ये याद करता कि अरे मैं तो किसी स्टेज पे थी, लाइक क्या हो रहा था, मैं कुछ डिवीजन कर रही थी, तब तक ये क्या रहता है, सस्टेन एज में रहता है, ठीक है, कंडीशन में रहता है, रुका हुआ रहता है। जैसे ही स्पर्म एंट्री करता है इसके अंदर, इसको अपना सब पुराना पिछला याद हो जाता है। फिर से यहाँ क्या होता है बच्चे, जो मियोसिस सेकेंड रुका हुआ रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मतलब क्या कि सीधा सीधा एंट्री करते ही स्पर्म के ओसाइट के मेम्ब्रेन में क्या होता है, एग एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसका साफ साफ मतलब क्या है कि जो मियोसिस सेकेंड रुकी हुई रहती है, ठीक है, अब वो कंप्लीट होगी, ठीक है। और मेटाफेज की स्टेज पे ये थोड़ा सा मेंशन, एक पॉइंट सिर्फ इसको याद रखना है बेसिकली, और उसका कुछ दूर दूर से लेना देना नहीं है, ना ही डिटेलिंग करने की नीड है, ठीक है, कि सेल डिवीजन में होता है ना मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब, तो वो सब नहीं, सिर्फ ये याद रखना कि वो मेटाफेज स्टेज में ही सस्टेन रहती है, ठीक है। अभी क्या आएगी, मतलब मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज स्टेज रहता है वो, और अभी वो खत्म हो जाएगी या स्टार्ट होकर के फिर से वो किसमें आ जाएगी, अब अपने एनाफेज स्टेज में, ठीक। इसमें पॉइंट मेंशन करो आप लोग। कंप्लीट मियोसिस टू complete meiosis 2 takes place और एक लाइन और दो पॉइंट मेंशन कर लो आप लोग। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एमटीएफ मेनली जिसको बोलते हैं, ऑफ एंड एनाफेज and anaphase promoting complex on क्या चीज, एमटीएफ, यस, नहीं समझ में आ रहा क्या, यही बेटा जो लिखा है, हाँ तो एम, अरे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एमटीएफ ही लिखो, अरे सॉरी एमपीएफ, एमपीएफ, एसीपी या एपीसी। एपीसी या एसीपी कोई भी लिख लेना। हो गया, नेक्स्ट स्टेप लिखो 6 कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, एक मिनट से इरेज करने वाला कहाँ गया,
इरेज कर दो, पूरा पूरा इरेज कर दो। जो आप लोगों ने फिगर बनाया है ना, उसमें एक चीज मेंशन कर लेना कि उसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल भी होते हैं। जो फिगर बनाया था ओम वाला है ना, बीच में स्पेस होगा ना, उसमें ये ऐसे बना करके आप लोग मेंशन कर लो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। बात नहीं प्लीज, बात क्यों हो रही है? हाँ बच्चे, अभी तक तो एक ही फिगर आप लोगों ने बनाया ना, ओवम में सराउंडेड बाय स्पर्म, उसमें ही बीच वाला जो स्पेस था, फिगर तुमने बनाया नीचे? मैंने बोला था, क्लास में बोला है, बनाना था फिगर, कोई बात नहीं, मैं बना दे रही, फिर से बना लो। या फिगर अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है, बुक में भी है मेंशन, यहाँ पे ये याद रखो, यही था ना। ऐसे ही आवाज में अब देखो, फाइनली जो स्पर्म है वो यहाँ आ चुका है, ठीक है, अंदर जेना पेरिसिडा के लेयर में क्या क्या हुआ था अभी सब देखा हम लोगों ने, ठीक है, कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन टेक्स प्लेस, ठीक है, जेना बिकम हार्ड एंड विच शो फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, ठीक है, हमको पढ़ना भी क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन, और यहीं पे होता है क्या, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है? पॉलीस्पर्मी एक टर्म है बेटा, मेनली इसको कब डिस्क्राइब करते हैं, एंट्री ऑफ मल्टीपल स्पर्म एट अ टाइम। वी ऑल नो कि अगर सपोज किसी भी रीजन से ओवा के अंदर अगर मल्टीपल स्पर्म एंट्री करेगा तो कभी जाइगोट बनेगा, वो वायबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक टाइम में ओवा से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हो सकता है ना। लिखो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, देखो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है ना, ये जो ओ साइट वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, वो उससे फ्यूज करता है। लिखो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज विथ प्लाज्मा membrane of oocyte. एक पॉइंट और मेंशन करना, इनफ्लक्स ऑफ टेक्स प्लेस। जैसे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है ना कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, इसके अंदर का जो कंटेंट रहता है वो सारा सारा क्या कर देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दे देता है, ठीक है। मेनली इसमें क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, एंट्री करता है, किसके वजह से, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, उसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के अंदर कुछ सबस्टेंस रहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, सीधा सीधा वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अपना पूरा कंटेंट दे देता है। लाइक इसमें क्या, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन टेक्स प्लेस
which result slow block of पॉलिस्पर्मी। अब क्या है, फाइनली जो जोना है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हार्ड हो जा रही है इस वाले स्टेज में, ठीक है। अभी तक तो यही पढ़ थी, इसके पहले वाले में भी, फिफ्थ वाले में भी, है ना। वो क्या था, जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। उसमें भी क्या होता है, स्पर्म रिसेप्टर वगैरह हट रहे थे, है ना। और जोना रिएक्शन में ही स्लो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलिस्पर्मी हो रही थी, है ना। फिर क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे भी एक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें क्या है, मेनली किसका रोल है, कैल्शियम आयन का, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, जोना की जो लेयर रहती है वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। एंड फाइनली बच्चे, लास्ट स्टेप, सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोन्यूक्लियाई। फाइनली अब जाकर के जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। एक बात और याद रखना है, मेंशन करना चाहे तो करना, लिखना बंद करो, पहले सुनो। अब देखो, जो हमारा प्राइमरी साइट बना था, है ना, वो कब बना था, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। उसी टाइम में सस्टेन हो गया था, रुक गया था, है ना। फिर प्यूबर्टी, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी या प्राइमरी ओसाइट्स तो कब बन जाती है, प्यूबर्टी के टाइम में ही, सॉरी नॉट प्यूबर्टी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट कब बनता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। याद रखना, ये पॉइंट मेंशन कर लेना कहीं स्टार बना के, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सेकेंड पोलर बॉडी स्टार बना के मेंशन करना, सेकेंड पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओसाइट takes place during the process of fertilization before syngamy। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी ओसाइट जो बन रहा है वो सिंगैमी के पहले बन रहा कि सिंगैमी के बाद में, है ना। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बन रहा या आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रहा या बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा। क्लियर है यहाँ से कि जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है और सेकेंडरी ओसाइट्स है वो फर्टिलाइजेशन का जब इवेंट चल रहा है ना, तभी बन रहा है, लेकिन सिंगैमी से पहले बन रहा है। पॉइंट आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बन सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करना हो गया। अब बच्चे मेंशन करना बेनिफिट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट लिखना, restoration
रेस्टोरेशन, हाँ सही है, सही है। अब यहाँ पे हमारा फाइनली क्या हो रहा है, गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं या न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, हमारा जाइगोट बन रहा है ना यहीं पे, है ना। एन हमारा स्पर्म के पास रहता है, ठीक है, और एन ओवा के पास, ये प्लॉइडी लेवल है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे जाइगोट में? गुड। यहीं पे अब क्या हो जाता है, जैसे जाइगोट बनता है वहीं पे क्या हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। कैसे? क्योंकि वी ऑल नो, थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ क्योंकि कुछ पॉइंट है। ये क्या होते हैं, मेल के पास ना, और हमारे फीमेल के पास तो भाई एक्स ही है, ठीक है। ये इससे रिएक्ट करेगा तो ठीक है, और इससे रिएक्ट किया तो 50-50% चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन में तभी क्या हो जाता है, वहीं पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड। हो गया डन। अब देखो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि फाइनली फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या क्या। ध्यान सुनना, लिखना सब बंद करो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यही है जब अच्छे से सुन करके पूरा माइंड में रखा जा सकता है, क्योंकि लिख तुम सब चुके हो और इसके पहले भी समझ सब चुके हो, ठीक है। लास्ट में ऐसे रिकैप कराने का मतलब यही होता है कि ध्यान से सुनो और अपने माइंड में चीजों को रखो, ताकि एक बार घर पे जाके पढ़ो तो उसके बाद वो भूले नहीं। मैंने क्या पढ़ाया या क्या बताया स्टार्ट में ही कि जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है ना। तो उसमें सबसे पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप इज कैपेसिटेशन, दैट मीन्स एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। इसमें मेनली क्या होता है बच्चे, कैल्शियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म में क्या होता है, रिफ्लेक्स मूवमेंट कॉज होता है, ठीक है। इसका प्लेस कहाँ है, यूट्रस। टाइम कितना लगता है, 4 to 5 आवर्स, क्योंकि 2 से 3 मिलियन स्पर्म रहते हैं, सारे के सारे कैपेसिटेट भी नहीं हो पाते, ठीक है। जो स्पर्म कैपेसिटेट होते हैं वही हमारे फैलोपियन ट्यूब में जो हमारे एग प्रेजेंट है उसके पास पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब एग को तो पता नहीं है कि, सॉरी स्पर्म को तो पता नहीं है कि एग किधर है, राइट है कि लेफ्ट है ना, वो तो अपनी जगह पे है। तो सेकेंड स्टेप इज कीमो अट्रैक्शन। जैसे ही उसको मूवमेंट मिल गई तेज वाली, अब तो वो एग ढूंढेगा भाई, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेनली बेसिकली हमारी जो एग है वो सम केमिकल रिलीज करती है विच इज फर्टिलाइजिंग, ठीक है, जो क्या काम करती है, हमारे स्पर्म को अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। स्पर्म के पास क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलाइजिन एक दूसरे के साथ जाकर क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेप क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक भी है। क्यों है स्पीसीज स्पेसिफिक, क्योंकि मेल स्पर्म ही ऐसा स्पर्म है ह्यूमन में, है ना, जिसके पास एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है, जो जाकर के फर्टिलाइजिन के साथ बाइंड करता है। क्लियर है। एक्रोसोमल रिएक्शन थर्ड स्टेप में आएगा। क्या अब क्या हो रहा है कि फाइनली पहुंच गया है, ठीक है, हमारा जो स्पर्म है वो एक के पास, अब हो रहा है एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है, व्हेन स्पर्म बाइंड्स विथ ओवा। तो मैंने क्या बताया कि हमारे ओवा के पास कुछ लेयर्स होती है, ठीक है, और एक्रोसोम के पास क्या होता है, ड्रिलिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो कुछ लेयर्स को ड्रिल करने के लिए, जैसे कि सबसे पहली लेयर
सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे एक्रोसोम के पास क्या होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। फिर मैंने बताया क्या कि जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा होती है वो आपस में ज्वाइंट होती है किससे, हाइलोरोनिक एसिड से। तो उस स्पेस को भी ड्रिल करना है, उसके लिए हमारे एक्रोसोम के पास क्या होता है, हाइलोरोनिडेज, ठीक है। एंड थर्ड इज जोना पेलुसिडा, ठीक है, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे स्पर्म के पास क्या होता है, जोनालाइसिन। अब देखो बच्चे, तीनों लेयर को क्या करा, स्पर्म ने ब्रेक कर लिया, ठीक है। आ गया कहा, हमारे जोनालाइसिन के पास। वहीं पे क्या होता है, सीधा सीधा जोना रिएक्शन। मेनली इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जोना और हार्ड हो जाती है, ठीक है। और जो इसपे स्पर्म रिसेप्टर रहते हैं वो हट जाते हैं। मेनली एक स्पर्म को आना रहता है, वो आ जाता है, यही होता है, ठीक है। जोना रिएक्शन में, जोना रिएक्शन के बाद तुरंत क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन, है ना। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, सीधा सीधा कौन सा आयन का इनफ्लक्स हो रहा है कॉर्टिकल रिएक्शन में, कैल्शियम आयन का, ठीक है। कॉर्टिकल जो ग्रैन्यूल है वो क्या करते हैं, मेनली ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और अपना सारा कंटेंट इसके ही अंदर छोड़ देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन जो है वो मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो जोना वाली लेयर रहती है वो और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब हमारा फाइनली क्या है, स्पर्म तो अंदर आ ही चुका था। अब स्पर्म का न्यूक्लियाई और ओवा का न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सिनगैमी, और हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन यहीं पे खत्म होता है। सिनगैमी के बाद क्या होता है, टूयन स्टेज आती है, डिप्लॉयड स्टेज आती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा फाइनली जाइगोट बन जाता है। अब क्या हो गया, अब जाइगोट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इम्प्लांटेशन, ठीक। मैं बता दे रही हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आज टाइम नहीं है। अब ध्यान थोड़ा सुन लो कि इम्प्लांटेशन में क्या होता है, हमारी जो जाइगोट रहती है, ठीक है, मेनली वो डिवाइड होती है 2 से, यहाँ पे 2 स्टेज है ना, तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। कौन सा डिवीजन यहाँ टेक्स प्लेस लेगा, थोड़ा बताओ कौन सा डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ कराना है। जाइगोट में, गुड, क्योंकि ये हमेशा याद रखना आप लोग कि जो मियोसिस होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, लाइक स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। लेकिन हमेशा जो बॉडी सेल्स होती है उसको ग्रोथ कराने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। तो अब वैसे क्या होगा, हमारा जाइगोट है 2n स्टेज, ठीक है, इसमें डिवीजन होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा, फाइनली क्या ये 8 to 16 सेल स्टेज में आएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, मॉरुला स्टेज, ठीक। मॉरुला स्टेज के बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा फिगर से समझ लो, कल थोड़ा लिखने के साथ ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ 2n स्टेज है ना, ये क्या है बच्चे, जाइगोट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे डिवीजन होता है, मेनली 4 सेल स्टेज, ऐसे करके ये 8 to 16 सेल स्टेज बन जाती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मॉरुला। इसमें क्या होता है, फिर आगे जाकर के सेल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कुछ सेल जो रहते हैं बच्चे वो किनारे पे अरेंज हो जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और कुछ जो रहते हैं अपने आप को बीच में अरेंज कर लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और बीच में जो कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ध्यान सुनना, अब यही जो इनर सेल मास है आगे जाकर भी कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। यहाँ पे है जोना हैचिंग वगैरह होती है, कुछ प्रोसेस है जिसको कल डिटेल में करेंगे। यही इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और यही हमारी एम्ब्रियो फाइनली कहाँ, जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम होता है वहीं पे जाकर क्या होती है, इम्प्लांट होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी का सिंबल क्या ही है, जैसे कि अगर किसी भी फीमेल बॉडी में स्पर्म सिर्फ प्रेजेंट है या सिर्फ जाइगोट बना है, दैट नेवर इंडिकेट कि फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है ना, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए। क्योंकि जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है
किसका होता है, यही ब्लास्टुला स्टेज का ही होता है, ठीक है। जैसे इम्प्लांटेशन होता है तब हमारी बॉडी में क्या बनने लगते हैं, कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं ना, जो मेनली यूरिन में आते हैं, जो फिर फाइनल टेस्ट वगैरह में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के। तो एक बार यही याद रखिए, माइंड में भी रहे कि किसी भी फीमेल के अंदर सिर्फ स्पर्म प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए। और जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन होने में टाइम लगता है 6 से 7 दिन का, मेनली मान सकते हैं हफ्ते भर का, ठीक है, या उससे ज्यादा भी कभी कभी। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना हो तो एटलीस्ट 15 डेज बाद तब जाकर के सही सही रिजल्ट मिलता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इंटरकोर्स हुआ, क्वाइटस हुआ, ठीक है, और अगर मतलब टेंशन है या डर लग रहा है तो क्या 2 दिन बाद चलो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, तो वो कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोसेस हुआ ही नहीं है ना। क्योंकि अगर ठीक है, अगर फीमेल फर्टिलाइज पीरियड में है ना, तो 24 आवर्स तो स्पर्म में ही लेगा, वहां पे जाकर के रिएक्शन करने में फिर ये सारे पूरा रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा, देन उसके बाद डिवीजन होगा जाइगोट में, ठीक है, वो चेंज होगी, तब ना आकर के फाइनली इम्प्लांट करेगी यूट्रस पे। तो इसलिए बाकी का कल करेंगे। अब बताओ, आज फर्टिलाइजेशन समझ में आया, पूरा क्लियर है? एक बार जाके घर पे अच्छे से पढ़ना। मेनली क्या है यहाँ पे, ध्यान सुनो, मेनली याद क्या रखना है, 3 चीजें। सबसे पहले तो कहां कहां पे कौन से आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, और दूसरा सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या, जोना रिएक्शन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन, क्योंकि उसमें चेंज है आयंस का, ठीक है। और क्या चेंज है सबसे बड़ा, पॉलीस्पर्मी का, ठीक है, एक जगह फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है एंड कॉर्टिकल में स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है, ठीक है। गर्ल्स कैन लीव।